अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। और आज जो है स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स का जो पहला रिलेशन है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, दो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर भी आ रहा है, वो है मास मास रिलेशनशिप। इन तमाम रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे ज्यादा आसान है। बेसिकली करना क्या होता है मास मास रिलेशनशिप के अंदर कि हम जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं मास ऑफ, हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास जो है वो हम मालूम कर सकते हैं किसकी मदद से? फ्रॉम ए गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। अगर आपसे कोई सिंपल सी डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज मास मास रिलेशनशिप और इसके जरिए हम क्या करते हैं, तो बेसिकली इसके जरिए हम लोग या तो मास ऑफ रिएक्टेंट या मास ऑफ प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट या रिएक्टेंट्स में से कोई एक रिएक्टेंट जो है उसका मास मालूम कर लेते हैं फ्रॉम अ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस गिवन हो सकता है इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। तो बेसिकली तमाम के तमाम जो हमें पता है कि ये रिलेशनशिप्स हैं, इनके जरिए हम केमिकल इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं इस तरीके से कि कोई अमाउंट कितना प्रोड्यूस हो सकता है, कितनी उसकी यील्ड है, ये सब जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, जो केमिकल इक्वेशन होती है उससे हम एग्जैक्ट रिलेशनशिप मासेस का निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। यानी कि इतना मास होगा रिएक्टेंट का तो इतना प्रोडक्ट बनेगा, या प्रोडक्ट इतनी बन रही है तो उसके लिए कितना मास होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मास मास रिलेशनशिप। ठीक है जी। देख लेते हैं जो एग्जांपल्स हैं उनके जरिए आप इस तरीके कार को सीखोगे कि सोल्यूशन कैसे किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, कैलकुलेट द वेट यानी कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। 25 ग्राम है लाइमस्टोन का, कैल्शियम कार्बोनेट का। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द वेट यानी कि मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो कि उस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होता है। सो स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन, सबसे पहले ये जो केमिकल इक्वेशन है ये हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना। केमिकल इक्वेशन में हम हीट कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है। ठीक है, ये आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, ये आ गया, हमने शो कर दिया हीट किया जा रहा है और बन रहा है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और साथ में बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ही बन रहा है जिसको कैलकुलेट करना है और कैल्शियम ऑक्साइड का भी मास हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस है कि नहीं। तो फिलहाल तो कैल्शियम एक, इधर भी कैल्शियम एक आ गया, कार्बन एक और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 3 है, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपने यही चेक करना होगा कि वो बैलेंस है या नहीं। ठीक है जी। तो अब जो रिलेशनशिप बनता है वो रिलेशनशिप क्या बनता है कि मिसाल के तौर पे अगर इसका एक मोल है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 लिखा हुआ है, कि अगर एक मोल होगा कैल्शियम कार्बोनेट का तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक ही मोल बन रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो एक मोल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का और एक ही मोल बनता है कैल्शियम ऑक्साइड का। अगर यहाँ पे 2, 3 कुछ आता तो यकीनन हम वही लिख देते, नंबर ऑफ मोल। ठीक है। अगर हम देखें कैल्शियम कार्बोनेट का, इधर अलग से कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये आ गया CaCO3। तो कैल्शियम का मास हो गया 40 एटॉमिक मास, और कार्बन का कितना हो गया? कार्बन का हो गया 12, और ये हो जाएगा 16 इंटू 3। ठीक है ना। ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है ना। ये हमारे पास टोटल कितना आ गया? ये आ गया 100। तो 40 + 12 और 100, यानी कि इसका जो एक मोल है वो होगा 100 ग्राम का। ठीक है ना। एक मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है तो हमने 100 लिख दिया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बारी आ गई, तो कार्बन आ गया 12 और ऑक्सीजन आ गया 16 इंटू 2 यानी कि 32। तो ये कितना हो गया? 32 + 12, ये हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम आ गया, और इसी तरीके से कैल्शियम का हो गया 40। कैल्शियम ऑक्साइड का बता रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का था। अभी कैल्शियम ऑक्साइड की कैलकुलेशन कर लो, तो ये हो गया 40 और +16, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 56 ग्राम्स। तो फिलहाल सबसे पहले केमिकल इक्वेशन सामने आई, उसमें आपने देखा कितने कितने मोल्स हैं वो आपने नोट कर लिया, और फिर एक मोल कितने ग्राम का होगा वो आपने कैलकुलेट कर लिया, जो कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। तो 100 ग्राम आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, 44 ग्राम आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, और 56 ग्राम आ गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना। अब जो मेरा मेथड है, जो मेरा प्रेफर्ड मेथड है, उसके जरिए मैं आपको समझाता हूं।
अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इधर आ गया फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर हम मासेस के लिहाज से लिखें तो देखो एक बात क्लियरली आपको नजर आ रही है, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं कि 1 मोल यहाँ पे किसका बन रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, जो 100 ग्राम था कैल्शियम कार्बोनेट, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, वो यील्ड कर रहा था कितना कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बना रहा था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 44 ग्राम, ठीक है ना। 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट होता तो वो कितना बनाता, वो बनाता 44 ग्राम। अब इसको हमें रीअरेंज करके सॉल्व करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात अगर चेक करें कि 1 ग्राम कितना बनाएगा, तो हम इसको कर देंगे 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा कितना, ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर 44 के साथ आकर हो जाएगा डिवाइड, तो 44 डिवाइड बाय 100 ग्राम बनेगा। सबसे पहले जितना गिवन है मोलिकुलर मास उससे आपने निकाल लिया, फिर आपने उसको 1 में कन्वर्ट करा, 1 में ऐसे कन्वर्ट करा कि जो वैल्यू इधर लिखी हुई जैसे कि 100 वो इस तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब एक्चुअली हमें कितने का कैलकुलेट करना है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट हमें गिवन है 25 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 × 25 यानी कि 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और उसी तरीके से वो जो 25 है वो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम, ठीक है ना। अब इसको सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना बन गया, ये हमारे पास हो जाएगा 100 और कैंसिल करके 44 इंटू 25 और 100, ये आ जाएगा हमारे पास 11 ग्राम। और ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, 11 ग्राम हमने कैलकुलेट कर लिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दी एंड रिजल्ट क्या बना कि जब 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो पहला आंसर आ गया कि 100 ग्राम बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा पहला आंसर है। सेकंड, इसी तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे, इसी पेज पे कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब हम कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए, फॉर कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसी तरीके से बात को आपने समझना है, बाकी इधर एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास अगर 100 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट अगेन, तो वो कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, वो कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है 56 ग्राम्स। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा है 56 ग्राम, ठीक है ना। किस चीज के, 56, ये प्रोड्यूस कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड के, और ये प्रोड्यूस कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। फिर 100 इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा ताकि 1 आंसर आ जाए, तो हम बोलेंगे कि 1 ग्राम, ये 100 ग्राम था, तो हम बोलेंगे 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा है कितना, 56 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। और अगेन अब हमें कितना चाहिए, गिवन कितना है हमें 25, तो समझ लो दोनों तरफ हमने 25 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है 56 इंटू जो इधर मल्टीप्लाई कराया 25, और डिवाइड में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा हुआ है 100। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 56 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 14 ग्राम। और ये किस चीज का हमने कैलकुलेट करा है, हमने कैलकुलेट करा है कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर, ठीक है ना। पहले हमें कैलकुलेट करना है, पहले हमने कैलकुलेट किया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम बनेगी, और फिर ये बन गया 14 ग्राम। और एक अहम बात यह है कि आप 11 + 14 कीजिए, क्या आंसर आ रहा है, 11 + 14, 11 + 14 होना चाहिए 25, और देख लो जाहिर सी बात है 25 ग्राम था रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट भी बनना चाहिए 25 ग्राम, ठीक है ना। तो अब वैसे तो हम कैलकुलेट कर भी सकते थे, माइनस कर देते 25 में से 11, तो जाहिर सी बात है ये बन जाता, लेकिन बहरहाल ज्यादा बेहतर ये कि आप मुकम्मल कैलकुलेशन करो। एग्जाम्पल नंबर 2 और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह जब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही होती है लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl के जरिए, जो NaCl का एक्वस सोल्यूशन होता है। तो कैलकुलेट करना है मास ऑफ, ये मास ऑफ है NaCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। इस मर्तबा जो प्रोड्यूस हो रही है उसका मास हमें गिवन है, और हमें मालूम करना है मास ऑफ NaCl जो कि रिएक्टेंट के अंदर आ रहा है, ठीक है जी। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्शन की जरूरत है, वहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर उसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले NaCl है और इसका एक्वस सोल्यूशन है, ये आ गया हमारे पास वाटर, ठीक है जी। और हम क्या कर रहे हैं, हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद बनती है लार्ज स्केल पे क्लोरीन गैस, और इसी तरीके से H2 प्रोड्यूस होता है और NaOH।
ठीक है जी, तो बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम 1, क्लोरीन इधर 2 करना पड़ेगा, ये हो जाएगी क्लोरीन 2। ठीक है जी, सोडियम, अब सोडियम को 2 करना पड़ेगा, ये आ गया सोडियम 2। सोडियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब क्या फ़र्क आ गया, इधर हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 ये 4 करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन 4 हो गए यहाँ पर, और इधर भी 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर। ठीक है जी, ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 2 हैं और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, हो गया बैलेंस। ठीक है जी, जब बैलेंसिंग हो जाए तो अब वही मोल वाली कहानी आपको करनी पड़ेगी कि कौन कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, इसको आपने देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको कितने नजर आ रहे हैं, ये इसके 2 मोल नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 मोल हो गए, और फिर इस तरीके से ये आ गया 1 मोल। ठीक है, यहाँ पर भी आ गया इसका 1 मोल, और यहाँ पर आ गए इसके 2 मोल जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि हम कैलकुलेशन कर लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। हमें यहाँ पे रिलेशन NaCl और क्लोरीन का देखना है, तो सिर्फ इन्हीं पर ही बात करेंगे। कैसे बात करेंगे, ये आ गया हमारे पास 2 मोल ना, तो NaCl के 2 मोल कैसे बनेंगे, 2 इंटू, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा NaCl मुकम्मल कितना हो गया 23 और 30 5.5, ये हो गया 58.5, यानी कि टोटल मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा 117 ग्राम, 2 मोल ना NaCl के। और क्लोरीन के साथ रिलेशन था, क्लोरीन तो एक ही है, तो क्लोरीन ये हो जाएगा कितना, 2 हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 35.5, यानी कि कितना बन गया, ये हो गया 71 ग्राम। सिर्फ उन्हीं दोनों का समझना है जो कि हमें मालूम करना है, तो हमें आगे इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं NaCl की, कि NaCl कितना है। तो जो तरीकेकार हम लोग अपनाते हैं उसी को यूज करेंगे। देखिए, सॉरी मैंने इसको 17 लिख दिया है, 71 है, 71। ठीक है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि जो 71 ग्राम है क्या चीज, क्लोरीन, वो प्रोड्यूस हो रही है कितने NaCl से, 117 ग्राम NaCl से प्रोड्यूस हो रही है। अब अगेन अगर मैं 1 ग्राम मालूम करना चाह रहा हूं तो 1 ग्राम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है इसको डिवाइड में कर देंगे, तो 1 ग्राम क्लोरीन प्रोड्यूस होगी 117 डिवाइडेड बाय 71 ग्राम ऑफ NaCl की मदद से। ठीक है, लेकिन अभी हमें कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो समझ लो दोनों तरफ 142 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 117 इनटू, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था, 142 इधर भी आ जाएगा, और डिवाइड में आ रहा है 71 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, NaCl आ जाएगा 117 डिवाइड बाय 71 मल्टीप्लाई 142, ये हो जाएगा 234 ग्राम ऑफ NaCl। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो उसके लिए NaCl होना चाहिए 234 ग्राम, एंड दैट इज आवर आंसर। क्योंकि बाकी कुछ पूछा नहीं गया तो हमें जरूरत भी नहीं है, और हमने रिलेशन भी सिर्फ उन्हीं दोनों का देखा जो कि रिक्वायर्ड थे। तो स्टिशियोमेट्री में स्टिशियोमेट्रिक जितनी भी कैलकुलेशन होती है, जब हम जो है वो मालूम करना चाहते हैं रिएक्टेंट की मदद से प्रोडक्ट का कुछ मास या वॉल्यूम, या फिर इसी तरीके से वाइस वर्सा आप समझ सकते हो कि प्रोडक्ट का वॉल्यूम या मास के जरिए हम कैलकुलेट करना चाहें रिएक्टेंट्स को, तो वो स्टिशियोमेट्रिक जो हमारे पास कैलकुलेशन है उसका हमारा टॉपिक चल रहा है। और आज हम लोग वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे, जिसको समझने के लिए सबसे पहले आपको गे लुसेक लॉ समझना पड़ेगा। इस लॉ से आपको जो है वो बात समझ में आएगी। ये लॉ स्टेट करता है कि जितनी भी गैसेस हैं वो रिएक्ट करती हैं रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स में। ठीक है ना, कुछ होल नंबर्स होते हैं जो कि वॉल्यूम के होते हैं, होल नंबर्स, उसमें जो है वो रिएक्ट करते हैं अगर सिमिलर कंडीशंस हो टेम्परेचर की और प्रेशर की। ठीक है ना, तो मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है ये लॉ। गैसेस react in the ratio of small whole numbers, और ये जो स्मॉल नंबर्स हैं, स्मॉल होल नंबर्स हैं, ये हैं बाय वॉल्यूम, बट इट इज ओनली इन सिमिलर
कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो तो याद रखिए हमेशा हमेशा जो गैसेस हैं वो स्मॉल रेशो ऑफ होल नंबर्स जो हैं उनमें जो है वो रिएक्ट करती हैं। क्या मतलब है, इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि किस तरीके से एक हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है, बर्न होती है। तो उसके लिए वो गवर्न करती है इस इक्वेशन के जरिए ना, 2 मोल्स ऑफ H2S रिएक्ट करते हैं 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये काम होता है। तो वेपर्स बनते हैं और वेपर्स के जो है वो 2 वॉल्यूम्स बनते हैं और इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है और वो भी होती है इन 2। तो अब जो बात मैं कह रहा हूं, ये जो लॉ समझाना चाह रहा है वो ये है कि भाई अगर 2 वॉल्यूम होंगे H2S के तो वो रिएक्ट करेंगे 3 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ और नतीजे में क्या बनेगा, जो वेपर्स बनेंगे, वाटर वेपर्स बनेंगे, उनके 2 वॉल्यूम होंगे और जो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगी वो बनेगी यहां पर 2 वॉल्यूम में। यानी कि ये जो रेशोज हैं ये रेशोज सेम रहते हैं अगर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर हो तो। ठीक है जी। अब एक बात और रिवाइज करते चलें जो कि ऑलरेडी हम लोग मोल के टॉपिक में कवर कर चुके हैं कि हमें मालूम है कि जो एक मोल है, जो मेन बात समझने वाली है वो ये है कि अगर एक मोल है, 1 मोल ऑफ एनी गैस at standard temperature and pressure occupies, ये अहम बात है ना, a volume of 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, कोई भी गैस होगी अगर तो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर है तो उस गैस का जो एक मोल है वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और ये वो मेन रिलेशन है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप की उनको हम स्टडी कर पाते हैं। आपने बस ये बात याद रखनी है कि एक मोल इतना ऑक्यूपाई कर रहा है तो इसका मतलब 2 मोल कितना ऑक्यूपाई करेंगे, इसका डबल। 10 मोल कितना ऑक्यूपाई करेंगे, इसका 10 टाइम्स, यानी कि 22.4 का 10 टाइम्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे 10 मोल। तो बस आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि एक मोल इतनी जगह गिर रहा है तो 2 मोल इसका डबल, 3 मोल इसका 3 गुना, इस तरीके से वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो अभी जो हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उससे आप देखोगे कि आपको जो है वो क्लियर बात समझ में आ जाएगी। ओके, तो एग्जाम्पल 1, what volume of oxygen O2 at standard temperature and pressure is required to burn 500 dm cube of ethene। इथीन गैस को बर्न करना है और वो गिवन है हमें 500 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि हमें रिएक्टेंट गिवन है और मालूम करना है कि कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है इथीन को बर्न करने के लिए, वो भी 500 डीएम क्यूब। और इसी के साथ साथ आखिर में जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा तो उसका क्या वॉल्यूम होगा ये भी हमें फाइंड करना है। तो असल में सारी बात यह है, पहले रिएक्शन देख लो फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसके सोल्यूशन के अंदर जो रिएक्शन है उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास इथीन गैस आ रही है और वो जो है रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और इक्वेशन को बैलेंस करेंगे ताकि पता हो कितना वॉल्यूम किस चीज़ का है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमें सबसे पहले 2 कार्बन, तो ये करने पड़ेंगे हमें 2 कार्बन। ठीक है, 2 कार्बन हो गए, ऑक्सीजन हो गए 4 और 1 5, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3, तो ये हो गए हमारे पास पूरे 3 ऑक्सीजन हो गए, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और सिर्फ यहाँ पे फर्क आ गया, वाटर हो जाएगा 2H2O। तो अब क्या बात समझ में आई, क्या लॉजिक समझ में आई। एक वॉल्यूम है किस चीज़ का, एक वॉल्यूम है हमारे पास इथीन गैस का, 3 वॉल्यूम है हमारे पास ऑक्सीजन के और वो बना रहे हैं 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ये बना रहे हैं 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है, और एक और बात जो याद रखनी थी मैंने भी बताया था, 22.4 से अगर बात को समझोगे तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो 22.4 है, इसका वॉल्यूम जो है वो 3 इंटू 22.4 है, यानी कि रेशो सेम रहेगा। सारी बात समझने वाली ये है कि रेशो जो है वो सेम रहता है और यहाँ पर भी आ जाएगा 2 इंटू 22.4, रेशो सेम रहेगा। चाहे आप इस तरीके से समझ लो वॉल्यूम वाइज या फिर आप इस तरीके से पूरे कैलकुलेशन कर लो। तो अगर ये इसी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहली बात 1 डीएम क्यूब जो है वो अगर इथीन गैस का है, ऑफ इथीन गैस, तो वो कितना उसको चाहिए, रिक्वायर्स
रिएक्शन के मुताबिक उसको ऑक्सीजन कितनी चाहिए, ऑक्सीजन का 3 वॉल्यूम चाहिए, यानी कि 3 dm³ ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। लेकिन हमें 500 गिवन है तो सीधा सीधा 500 दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात समझ में आ जाएगी। ये हो गया 500 dm³ ऑफ इथीन रिक्वायर्स, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 dm³ इंटू 500, ठीक है ना, समझ लो इधर 500 आ गया, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 इंटू 500 ये कितना हो गया, ये हो गया 1500 dm³ ऑफ ऑक्सीजन। तो पहली जो चीज मालूम करनी थी ऑक्सीजन वाली वो हमें पता लग गया, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा। तो यही बात जो है वो यहाँ पे अगेन रिवाइज हो जाएगी। इस तरीके से कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको लिखा हुआ भी नजर आता रहे। अब हम बात कर रहे हैं फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो अगेन 1 dm³ है अगर ऑफ इथीन, अगर हमारे पास इथीन का 1 dm³ है तो वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस 2, ये लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2, तो 2 dm³ बनाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का। अब अगेन हमें गिवन है 500, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 500 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब देयरफॉर 500 dm³ ऑफ इथीन क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे 2 dm³ मल्टीप्लाई बाय 500 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट मीन्स वो बनाएंगे 1000 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है, बस ये बात समझनी है कि जो रेशो है ना वो इक्वल रहता है। तो पहला आंसर हमारे पास ये था और दूसरा आंसर हमारे पास आ गया ये वाला, कार्बन डाइऑक्साइड मालूम कर ली, ठीक है। अब थोड़ा सा फर्क भी हो सकता है सवाल के अंदर, तो एक और एग्जाम्पल है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल, हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न हो रही है ऑक्सीजन में अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन लिख दें, इक्वेशन होती है H2S प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमारे पास बनता है वाटर वेपर्स और उसी के साथ हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। तो बैलेंस कर लो पहले, बैलेंसिंग तो खैर आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए लाजमी तौर पर। ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास 2H2O और ये भी हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, जिस इक्वेशन के तहत हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो बर्न होता है इन ऑक्सीजन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और हम चाहते हैं कि 900 dm³ H2S का हम बर्न करें, और इसी तरीके से फिर हमें हाइड्रोजन डाइऑक्साइड का भी मालूम करना है। तो इसी तरीके से 2 पार्ट हैं, 1 बाय 1 उसको सॉल्व कर लेंगे, इजी है बहुत। सबसे पहली बात, H2S के कितने वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है ऑफ H2S और गैस, और उनको चाहिए रिक्वायर्स कितना, 3 dm³ ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, 2 को चाहिए 3, तो ये हो गया हमारे पास 2 वॉल्यूम ऑफ H2S गैस रिक्वायर्स 3 dm³ ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब सबसे पहले अगर मैं एक वॉल्यूम मालूम करना चाह रहा हूँ तो एक वॉल्यूम के लिए 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ समझ लो डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना चाहिए उसको चाहिए 3/2 dm³ ऑफ ऑक्सीजन। अब इसी तरीके से हमें एक वॉल्यूम थोड़ी मालूम करना है, हमें तो मालूम करना है 900 dm³, तो समझ लो दोनों तरफ 900 को मल्टीप्लाई करा, तो 900 वॉल्यूम ऑफ H2S गैस रिक्वायर्स 3/2 इंटू 900 dm³ ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसको सॉल्व करना है हमें, ये हो जाएगा 1350 dm³ ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इतनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है बर्न करने के लिए 900 dm³ ऑफ H2S को। और सेकेंड पार्ट में हमें क्या क्या फाइंड करना है, सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है SO2, तो SO2 को भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, इजी है। 2 dm³ हमें चाहिए, किसका, ये आ गए 2 dm³, ठीक है, नजर आ गए H2S के जो बना रहे हैं 2 dm³ ऑफ SO2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हम कर लेंगे 2 dm³ ऑफ, क्या वैल्यू है, H2S गैस क्या दे रही है हमें, गिव 2 dm³ ऑफ SO2। इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा एक होता तो क्या होता, 1 ऑफ H2S गैस गिव्स 1 dm³ ऑफ SO2, और फाइनली क्योंकि हमें मालूम करना है देयरफॉर 900 dm³ का, तो 900 dm³ ऑफ H2S गैस गिव
900 dm³ ऑफ SO2। इसका मतलब फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो गया, 900 dm³ ऑफ SO2। ठीक है जी, दो आंसर्स रिक्वायर्ड थे, दोनों आ गए। तो ये जो पूरी लॉजिक है जो मैंने दोनों एग्जाम्पल में समझाई, यही है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, जिसके जरिए आप जो है वो रिएक्टेंट के वॉल्यूम से प्रोडक्ट का वॉल्यूम, प्रोडक्ट के वॉल्यूम से रिएक्टेंट का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। तो देखिए, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में एक बात याद रखनी है कि जितनी मोलर क्वांटिटीज हैं गैसेस की, उनको हम वॉल्यूम्स के तौर पे तो जाहिर कर ही सकते हैं, और साथ साथ हम उसको मास में भी शो कर सकते हैं। पहली खास बात जो आपने जहन में रखनी है कि हम जो है जितनी भी मोलर क्वांटिटीज हैं गैसेस की, मोलर क्वांटिटीज ऑफ गैसेस, इनको हम दोनों तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम इनको वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम इनको मास में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है वो बन जाएगा। और जो यहाँ पर मेन बात है जिससे ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप आप समझोगे और उसी को आप यूज करोगे, वो है एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक। देखो, एवोगैड्रो के मुताबिक अगर 1 ग्राम मोल है, 1 ग्राम मोल किसी भी गैस का ऑफ एनी गैस एट STP, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर है एट 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप बात करें स्टैंडर्ड प्रेशर की, तो स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 ATM एटमॉस्फेयर, या फिर आप उसको कह सकते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है जी, तो 1 ग्राम मोल किसी भी गैस का अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखा जाए, तो याद रखिए वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इट ऑक्यूपाइज वॉल्यूम कितना? दैट इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब। इसी मेन रूल को हमने इस्तेमाल करना है। जो बात मैंने आपको बताई ना कि 1 ग्राम मोल होगा अगर किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो वॉल्यूम इतना ऑक्यूपाई करेगा। तो जो 2 ग्राम मोल होगा वो इसका डबल ऑक्यूपाई करेगा, 10 ग्राम मोल होगा तो वो इसका 10 गुना ऑक्यूपाई करेगा। बस ये रूल आपने ध्यान में रखना है। वैसे ऑलरेडी मोल वाला जो लेक्चर था, थ्योरी लेक्चर, उसके अंदर मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर नहीं समझ में आ रही बात यहाँ पे या और डिटेल में देखना है तो उस लेक्चर को जाके देख सकते हो। मोल और एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस कांस्टेंट मैंने जिसमें एक्सप्लेन किया है। तो ये जो रिलेशन है कि 1 ग्राम मोल के अंदर जो है वो इतना वॉल्यूम है, तो इस रिलेशनशिप के जरिए हम जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं मास और वॉल्यूम को। ठीक है, किसी भी गैस के, यानी कि मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप इसी की मदद से बन रहा है कि हमें याद रखना है कि 1 ग्राम मोल किसी भी गैस का इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बन सकता है, जो कि अभी हम लोग एग्जाम्पल्स के अंदर सॉल्व करेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल 1 है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि प्रोड्यूस हो रही है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बाय द कंबशन ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ मीथेन। 20 ग्राम मीथेन है और जो है उसका कंबशन हो रहा है, और इसकी वजह से हमें कैलकुलेट करना है कि कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अब आप देख सकते हो यहां पर हमें इसका मास गिवन है और उस मास के जरिए हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सो वी नीड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हेयर। ठीक है, इस बात को जहन में रखना है कि कब यूज करना होगा। तो जाहिर सी बात है, एक मास गिवन है और हमें वॉल्यूम मालूम करना है। तो ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहली बात यह है कि आप इस के रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसे लिखेंगे। तो मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबशन हो रहा है और दो चीजें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है जी, बैलेंस अगर कर लें तो ये हो जाएगा 2O2 और इस तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगा 2H2। ठीक है जी, तो ये जैसे इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मिसाल के तौर पे 1 मोल। ठीक है, इसका 1 मोल होगा। ऑक्सीजन का आपको यहाँ पे 2 मोल नजर आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल नजर आ रहा है, और यहाँ पर आ रहे हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है जी, अब सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा? सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और उसमें जितना मास है, ठीक है, उसमें जितना मास है आप उस मास को कन्वर्ट करोगे नंबर ऑफ मोल्स में। पहला स्टेप। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? पहले स्टेप में हम मास को कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ मोल में, और अगर मोल में गिवन होगा तो हमारा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं मालूम करना चाहता हूं नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑफ CH4 इन
20 ग्राम। 20 ग्राम के अंदर कितने, तो देखो जो भी मास होता है उसको डिवाइड कराते हैं मोलर मास से, तो ऊपर लिख भी देते हैं जो भी मास है, और जाहिर सी बात है मीथेन की बात कर रहे हैं, मास ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मीथेन, दोनों को डिवाइड कराएंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ मीथेन गिवन है क्वेश्चन के अंदर 20 ग्राम, ये आ गया 20, एंड देन डिवाइड बाय मोलर मास। यहाँ पर हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा मीथेन का, कार्बन है और CH4 है, कार्बन का मास हो गया 12 और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो टोटल 4 हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगा 16। तो मोलर मास, एक मोल जो है उसका मास होता है 16 ग्राम, 20 डिवाइड बाय 16 इट इज इक्वल टू 1.25 मोल्स। यानी कि क्वेश्चन में हमें जो ग्राम दिए हुए थे 20 ग्राम, वो असल में बनते हैं 1.25, यानी कि तकरीबन 1.25 मोल बन जाते हैं ऑफ मीथेन। अब वही रिलेशनशिप स्टडी करना है। रिलेशनशिप को इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि हमें पता है कि इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल मीथेन का क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है हमारे सामने 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देख लो, 1 मोल ऑफ मीथेन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब अगर 1.25 मोल होंगे ऑफ मीथेन तो वो बनेंगे 1.25 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, लॉजिक समझ रहे हो ना, अगर एक एक बना रहा है तो सवा सवा बनाएगा। और इसी तरीके से इसका मतलब हमें पता लग गया कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं कार्बन के, ये हमें पता लग गया 1.25 है। ठीक है जी, अब ये हो गया मोल निकालने का। अब हमें पता है कि 1 मोल हो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 dm क्यूब। तो इसका मतलब 1.25 कितनी करेंगे, तो समझ लो हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया 1.25 से, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये हो जाएगा 22.4 इंटू 1.25। ठीक है भाई, अगर 1 मोल 22.4 घेर रहा है तो 2 मोल इसका डबल होगा, यानी कि 1.25 के लिए हमें इस 22.4 को 1.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट विल बी इक्वल टू 28 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें क्या मालूम करना था, हमें मालूम करना था, क्वेश्चन देख लो दोबारा से, हमें मालूम करना था यहाँ पर कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी बाय वॉल्यूम। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा अगर 20 ग्राम मीथेन को जलाया जाए, तो उसका जवाब है 28 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस होगा 20 ग्राम मीथेन के जलने के बाद। ठीक है जी, सो आपने देखा कि किस तरीके से हमने पहले जो हमें गिवन मास था उसको हमने क्या किया, सबसे पहले हमने गिवन मास को मोल में कन्वर्ट करा, फिर जब एक मरतबा मोल आ गए तब तो स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप के जरिए हमने कैलकुलेट कर लिया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कितने मोल बनेंगे, तो 1 मोल कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, तो जो आंसर आया उतने मोल हो जाएगा 22.4 इंटू 1.25 दैट इज 28 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, बट कभी कभार सवाल और आसान भी हो सकता है। कैसे, देखिए इधर सेकेंड एग्जाम्पल, calculate the volume of oxygen O2 at standard temperature and pressure for the complete combustion of 2 moles, directly moles given है of कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड के 2 मोल्स हैं, कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है, और हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ O2, कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है जी, तो स्टार्ट बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। हमें सबसे पहले लिखनी पड़ेगी इसकी इक्वेशन, कि इक्वेशन क्या है। सो हमारे पास आ गया यहाँ पे CH2 कार्बन डाइसल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, और बैलेंस कर लेंगे तो ये हो गया 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। जैसे इक्वेशन आ गई तो अब इस इक्वेशन से जाहिर क्या हो रहा है, इस इक्वेशन से जाहिर हो रहा है कि 1 मोल होगा अगर कार्बन डाइसल्फाइड का, तो वो रिएक्ट करेगा 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और जब 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 मोल बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का और बनेंगे 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना, ये बात जहन में रखनी है। तो इसका मतलब इधर आ जाओ, इस तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया। अब यहाँ पे पहला वाला स्टेप की जरूरत नहीं है, ये वाला जो स्टेप हमने किया था इधर मास से मोल में जाने का, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा कि 1 मोल कितना प्रोड्यूस कर रहा है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि हमने सीखा, नजर भी आ रहा है यहाँ पे, 1 मोल कार्बन डाइसल्फाइड का रिएक्ट करता है कितने मोल्स के साथ, ऑक्सीजन के, रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट्स विथ
3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2 मोल होंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कार्बन डाइसल्फाइड के 2 मोल गिवन है, तो इसका मतलब अगर 2 मोल होंगे कार्बन डाइसल्फाइड के तो वो रिएक्ट करेंगे विथ 3 into 2 यानी कि 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ गए ना, 1 मोल अगर 3 से रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल जाहिर सी बात है 6 से रिएक्ट करेगा। तो 6 मोल्स अगर ऑक्सीजन के हमें मिल गए हैं कि भाई ऑक्सीजन का पक्का है कि 6 मोल है, तो हमें पता है 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करता है, 1 मोल ऑक्यूपाई करता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब देन 6 मोल कितना ऑक्यूपाई करेंगे, 6 मोल ऑक्यूपाई करेंगे 22.4 इंटू 6 एंड दैट इज 22.4 इंटू 6 कर लो, ये हो जाएगा 134.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, हमारा पहला आंसर आ गया। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, जो कि ऑक्सीजन का मालूम करना था। और उसके बाद अब हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों का फाइंड करना है। तो सेम इसी लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं अगले स्टेप में। अब आप देख सकते हो कि 1 मोल, ये देखो ऊपर, 1 मोल CS2 का 1 मोल बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ये हम कर रहे हैं फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे कि हम जानते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड वो क्या कर रहा है, वो हमें दे रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब 2 मोल कितना देंगे, 2 मोल इस वजह से क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड बनाएंगे 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक आपको पता है 22 ऑक्यूपाई करता है, 1 मोल ऑक्यूपाई करता है 22.4 डीएम क्यूब। तो इसका मतलब ये जो 2 मोल्स हैं वो कितना ऑक्यूपाई करेंगे, देन 2 मोल्स विल ऑक्यूपाई 22.4 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारे पास 44.8 डीएम क्यूब। ये आ गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम। और फाइनली हमें सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी मालूम करना है। तो उसके लिए फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, इसके लिए आप क्या देखोगे, इसके लिए आप देखोगे यहां पर सबसे पहले 1 मोल CS2 का बनाता है 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरीके से लिखेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है कितने, 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है जी, तो इसका मतलब 2 मोल कितना बनाएंगे, देन 2 मोल्स बनाएंगे 2 इंटू 2 4 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। और जब हमें नंबर ऑफ मोल मिल गए तो 1 मोल क्या ऑक्यूपाई करता है, 1 मोल ऑक्यूपाई करता है 1 मोल ऑक्यूपाई करता है 22.4 डीएम क्यूब। तो इसका मतलब 4 मोल्स कितना ऑक्यूपाई करेंगे, 4 मोल्स ऑक्यूपाई करेंगे 22.4 इंटू 4, सो इट विल बी इक्वल टू 89.6 डीएम क्यूब। तो देखा आप लोगों ने कि हमने मालूम कर लिया वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो। सो ये जो मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप है इस लिहाज से बड़ा अहमियत का हामिल है कि हमें मास गिवन हो तो हम वॉल्यूम को इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं। और अगर कभी मास नहीं गिवन है, जैसे पहले एग्जांपल में तो मास गिवन था तो मास से मोल निकाला, बाकी लॉजिक तो वही है कि 1 मोल 22.4 वगैरह वगैरह। और दूसरी एग्जांपल के अंदर तो डायरेक्टली मोल ही गिवन थे तो हमने उसको इजीली कैलकुलेट कर लिया। आई होप ये जो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो तो बिल्कुल लिखो कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।